हेलो एंड प्रणाम, मेरा नाम सब्यसाची मित्तल है। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ कॉमन मैन। इस पॉडकास्ट के माध्यम से और आने वाले कई सारे पॉडकास्ट के माध्यम से हम जो आम लोग हैं, हम उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, चाहे वे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या असगर बेग जैसे दोस्त जो एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं पुणे शहर में। इनके प्रयासों से हम देखेंगे कि लोग किस तरह से सामान्यतः अपने जीवन को जी रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। असगर बेग भाई, आपके बारे में आज हम जानेंगे। ऑटो रिक्शाओं के कितने भ्रम हैं लोगों के दिमाग में, उन्हें आज दूर करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका एक बार पूरा नाम बताइए ऑडियंस को। मेरा नाम है असगर अफजल बेग। मैं रहने के लिए अरबसर सैयद नगर लेन नंबर 13 में हूँ और मैं 95 से ऑटो चलाता हूँ। 95 से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। अब मैं आपसे क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारे सवाल पूछूंगा। कुछ ऐसे तीखे सवाल भी होंगे जिससे समझ में आएगा कि ऑटो रिक्शा वाले कई बार इल्ज़ाम आता ना, आड़े तीसरी गाड़ी को चलाते हैं, सर पर गाड़ी को चलाते हैं, बिना भाड़े के चलते ही नहीं, बिना मीटर के चलते ही नहीं, या मीटर के साथ चलते ही नहीं। इतने सारे आरोप आपके ऊपर लगते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि सबसे पहला आरोप आप लोग बताइए। मैं इत्मीनान से खड़ा हूँ, मैं आपके रिक्शा पे है टिक के। हाँ। ऑटो रिक्शा वाले ये आड़े तीसरी गाड़ी क्यों चलाते हैं? इल्ज़ाम बहुत बार लगता है कि इतना सर पर भगाते हैं। ये बात सही है नहीं? पहले तो ये बताओ। पहली बात कैमरा में तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ऑटो रिक्शा जो है ये पैसेंजर वाहतूक वाहन है। ये पैसेंजर वाहतूक वाहन है, इसके अंदर हर तरह का पैसेंजर बैठता है। करेक्ट। क्या? और ये पैसेंजर जब बैठता है तो कोई पैसेंजर इमरजेंसी में होता है और कोई पैसेंजर रिलैक्स में होता है। जैसा कि इमरजेंसी अगर किसी को जाने का, हॉस्पिटल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टैंड जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, ऐसा कोई है तो उसका वो गाड़ी का जो टाइमिंग जो रहता है वो टाइमिंग उसको मैच करने के के लिए। कई बार पैसेंजर बोलते थोड़ा जल्दी भगाव करके इस चक्कर में घाईगिरी में करते हैं। लेकिन फिर भी देखो, ज़्यादातर मैं भी ऑटो में बैठता हूँ, ये सड़क में हम चलते हैं, कई बार होता है ना ऑटो रिक्शा भगाते तो हैं। मैं नहीं कह रहा सब भगाते होंगे, लेकिन भगाते तो हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऑटो रिक्शा वालों को भी और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए जिससे ट्रैफिक व्यवस्थित चले? देखो सर, ऑटो रिक्शा वाला ऑटो अगर भागेगा नहीं तो उसको दूसरा पैसेंजर मिलने में नहीं, लेकिन इससे दूसरे लोगों को नहीं। ऑटो रिक्शा वाला एक जो है ना, एक चालक ड्राइवर है। ओके। आज के दौर में आप देखो, आप सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होते रहेंगे, सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होते हैं तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर। ओके। ऑटो रिक्शा वाला का आपको बहुत कम एक्सीडेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, मेरा आज का देखिए असगर भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑटो रिक्शा वालों को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लोग मान के चलते हैं। लेकिन आप क्या एक ऑटो रिक्शा इतने टाइम से चला रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो कि ज़्यादातर वो लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं? नहीं, ऑटो रिक्शा वाले के जैसा ट्रैफिक रूल तो कोई फॉलो करता ही नहीं, क्योंकि मैं 30 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, मुझे मालूम है अच्छी तरह कि ऑटो रिक्शा वाला किस तरह से गाड़ी चलाता है। और बाकी के जो नए बच्चे भी, नए बच्चे जो उसमें गलती कर सकते थे। हाँ, नहीं वो तो जवानी का जोश होता है, उसके अंदर तो गलती होती ही रहती है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। ज़्यादातर ऐसा भी मानते हैं लोग, मीटर से बहुत ऑटो रिक्शा वाले नहीं चलते। नहीं बात सर, सिर्फ पुणे की नहीं होती, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, किसी भी शहर में जाओ, ऑटो रिक्शा वाले कई बार मीटर से चलने को मना तो करते हैं। आप इस बात से मना नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है सर, इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। ऑटो रिक्शा वाले मीटर से क्यों नहीं चलते? आज मीटर से नहीं चलने की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक पैसेंजर जो होता है ना, एक पैसेंजर सब मीटर जो प्रॉपर जो पैसेंजर रहता है, लोकल जो पैसेंजर रहता है हमारे जैसा, ये एग्जांपल पूना शहर का जो लोकल जो पैसेंजर होता है वही मीटर से जाएगा। ओके। बाहर से आने वाला पैसेंजर मीटर से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डाउट होता है कि ये ऑटो रिक्शा वाला मीटर डाल के मुझे घुमा फिरा के किधर दूर से घुमा फिरा के मीटर बढ़ाएगा, तो इसलिए पहले वो रेट फिक्स कर लेता है, भाई कितना लेगा आप। ओके। तो वो रेट फिक्स करके फिर ऑटो रिक्शा वाला उसको जगह देता है। अदरवाइज ऑटो रिक्शा वाले सब मीटर से चलना चाहते हैं खुद से? ऑटो रिक्शा अपनी वाले- मर्जी, क्या उसमें उनका फ़ायदा है, नुकसान है? मीटर से चलने में बहुत फ़ायदा है। ओके। जो ऑटो रिक्शा वाला मीटर से चलता है ना, वो बहुत सुखी है आज के दौर में। ओके, हाँ, ठीक है। अगला मुझे बताइए कि ऐसा भी होता है कि कई बार ऑटो रिक्शा वाले किसी और के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड वैसे भी चला लेते थे, हाँ चला लेते हैं। तो क्या उसमें अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, भगवान न करे, अल्लाह ना करे, कुछ हो जाए, तो उसमें गलती तो पकड़ी जाएगी, उस आदमी के नाम पे दोष आ जाएगा ना जिसका नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। क्या इससे बचना चाहिए या नहीं? नहीं, ये जो है ना ट्रैफिक के जो रूल है ना, अभी रूल के ऊपर डिपेंड है।
ओके। ट्रैफिक जो रूल नहीं निकाला लेकिन है। बचना चाहिए ना, हाँ? दूसरे के नाम पे गाड़ी होते अपने नाम पे गाड़ी नहीं नहीं करके वो चलाने से। वो चला सकते हैं, गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन दी हुई है ओके दूसरे के नाम पे गाड़ी चली। अभी मैं जो शुरुआत में मैंने खुद की गाड़ी नहीं लिया तो मैं दूसरे की गाड़ी चलाता, उसको सीट देता था मैं। ओके रोजी अभी मेरे में अंदर वो कैपेसिटी नहीं है गाड़ी खरीदी करने की, खुद की गाड़ी खरीदी करने की, ओके। तो मैं भाड़े की गाड़ी, ये तो इंडिया में हर जगह चल रहा है। मतलब हम ये फिर तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि ये ज़्यादातर कच्चे में चलता है तो चल रहा है, लेकिन कानूनी तौर पे तो सही नहीं है कि किसी दूसरे के नाम पे रजिस्टर गाड़ी ऑटो रिक्शा किसी कारण से ही किसी व्यक्ति को मिलता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 10 ऑटो रिक्शा खरीद दूँ कोई और चला ले। देखो सर, आप ये समझ रहे हो ना मेरी बात समझ को? रहा हूँ मैं। तो जिम्मेदारी की बात है कि अगर कोई चलता है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना ही ऑटो, जिसे एक बैज मिलता है आपको ऑटो का, उसने ही चलानी चाहिए ना वो गाड़ी जिसको मिला है बैज। अभी ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। उसे कैसे सुनिश्चित आरटीओ वाले कैसे RTO अगर की कोई गलती जिम्मेदारी। कर रही है हाँ। तो उसे पकड़े, हाँ, उसे पकड़े, उसके ऊपर जो भी फाइन है हाँ, तो उसे लगाए। उसे लगाए। तो उसमें आप बोलेंगे अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला गलत कर रहा है उसको फाइन लगता है तो आपको लगता है उसे भरना चाहिए ईमानदारी भरना से? चाहिए, है ना? भरना चाहिए। ऐसे गलत नहीं कि उसमें गलत कोई है तो उसको यूनियन वाले भरना- बीच में आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूनियन वाला बीच में आ ही नहीं सकता। ओके हाँ, गलती के ऊपर अगर कोई ऑटो वाला गलती कर रहा ओके तो यूनियन वाला उसकी साइड से बात नहीं करेगा। चलिए, अब एक बात ये बताइए, अब आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, इतने पैसेंजर से मिलते हैं आप, है ना, हाँ। हर उम्र के, हर शहर के, देश के अलग अलग राज्यों के, आपको इतने लोगों से मिलने के बाद थोड़ा हल्का सवाल लेते हैं, आपको क्या लगा कि पूरे देश को आपको जान पाए कि आप कई लोगों से बात भी करते होंगे, लोग भी आपसे बातचीत करते होंगे, आपको क्या एहसास हुआ कि क्या देश पूरा जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, सब लोग साथ में हैं, कुछ नया सीख पाते हैं क्या? देखो सर, अभी ये जो बात है ये अपने दिमाग के बाहर है, आपका जो सवाल है नहीं, ये दिमाग के जैसे बाहर है। कुछ नया सीखने को मिलता है। नहीं, नया सीखने को इसलिए मिलता है कि हर तरीके के लोग हमारे से आपको पता चलता है कि हाँ ये दिल्ली का आदमी है, हाँ। ऐसा नहीं ना कि यार दिल्ली का आदमी तो मैं मतलब उससे भी कुछ मिलता है कि हाँ देश में हम सब हैं लेकिन एक एकता है, हम सब एक ही जैसे हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं, वो महसूस तो होता है आपको? पैसेंजर को तो व्यवहार हमारे साथ में बहुत अच्छा रहता है। ओके, ऑटो वालों के साथ में हर एक पैसेंजर लोकल हो या बाहर का हो, कुछ भी हो, अच्छे से व्यवहार अच्छे से व्यवहार करता है पैसेंजर। और सबसे पहली बात तो कुछ पैसेंजर तो इतने दिलदार होते हैं, जितने यहाँ पे 100 रुपये अगर हमारा मीटर फेयर होता है तो 100 200 500 मन में ऊपर से देते हैं। ऊपर से देते थे। एक हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मेरे एक मित्र ने पूछा, एक दोस्त ने, कि ऐसा बोलते हैं अपने पुणे में ना कि ऑटो वाले ऐसे मन लहरी क्यों होते हैं, कहीं पर मना कर देते हैं मेरे को नहीं जाना करके। नहीं, अभी वो तो गलत है। गलत है ना? गलत है वो, क्यों मालूम है क्या? देखो ये ऑटो रिक्शा है, आप ये उधर भी देखो कैमरा। ऑटो रिक्शा के ऊपर मेरी ड्यूटी है, ये हाँ। मेरी रोजी रोटी है, Correct. ये एक ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे ज्वाइन हूँ। मेरा काम है, पैसेंजर मेरा दैवत है, मेरा काम है मेरे ड्यूटी टाइमिंग तक। जैसा कि मैं अभी 4 ऐसे बजे, मना करने से बचना चाहिए। हाँ मना, जैसा कि मैं अभी 4 बजे निकलता हूँ, Okay. 4 बजे से मैं रात को 12 बजे तक के ऑटो चलाता हूँ, बराबर। ये टाइमिंग के अंदर मैंने हर पैसेंजर को सर्विस देना चाहिए। ओके। और जिम्मेदारी से, ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी है। Responsibility। जैसा कि हम अगर सर्विस करते हैं, किसी कंपनी में सर्विस करते मना हैं, थोड़ी करेंगे काम। मना थोड़ी कुछ कर सकते हैं। आज हमारे ऑटो है, ये ऑटो के जरिए से पैसेंजर की तो जरिए यानी से कि अगर कोई हमारी ऑटो वाला रोजी-रोटी मना चलती है। करता है आपको ले जाने से, उसको बचना चाहिए, ऐसा बचना नहीं करना नहीं, चाहिए। ऑटो वालों को तो हम- पैसेंजर को भी आखिरकार हाँ। कहीं जाना है, जरूरत है, इसलिए तो पैसेंजर ऑटो के पास आता है। पैसेंजर जो निकलता घर के बाहर, वो ऑटो वालों के भरोसे पे निकलता है। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये पैसेंजर जो निकलता घर के बाहर, वो ऑटो वाले के भरोसे पे निकलता है कि मेरा ऑटो वाला मुझे सही सलामत मेरी जगह तक एक पहुंचा बात देगा। बताओ, ये ऑटो यूनियन हम सुनते हैं, हम्म। ये ऑटो यूनियन क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है, बहुत ब्रीफ में बताना। ऑटो ये ऑटो यूनियन का क्या मतलब है, और कई सारी यूनियन है और कई सारी यूनियन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की भी बनी हुई है, तो ये ऑटो यूनियन आपको कैसे बचाती है, क्या उसका मेन काम क्या है? ऑटो यूनियन जो है, जो समझो गवर्नमेंट के कुछ रूल हमारे ऊपर लादे जाते हैं, ओके और वो रूल हमारे लिए फॉलो करना मुश्किल होता है। ओके तो हम जो कंप्लेंट लेके जाते हैं यूनियन के पास में, ओके। तो वो यूनियन हमारी कंप्लेंट लेके गवर्नमेंट से लड़ती है। अच्छा, तो अगर ऑटो वाले की कोई समस्या है हाँ। जिसे प्रशासन तक पहुंचाना है, सरकार तक पहुंचाना है, हाँ। तो उसका एक प्रतिनिधित्व करती है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपकी यूनियन यूनियन। सरकार और ऑटो रिक्शा वालों के बीच में काम करती है, ऑटो रिक्शा वालों को बचाव भी करती है और सरकार की बातों को हाँ। उन तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा ठीक है, एक बात और बताइए, पिंक ऑटो, ऐसा पिंक फोर्स महिलाएं ऑटो चलाएं, इसका बहुत बीच में शुरू हुआ था। हाँ, हाँ। सरकारें ज़्यादातर कोशिश कर रही है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार भी मिले। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर पे या कई लोगों से बात भी होती नहीं, सर, होगी, कैसा क्या है? महिलाओं के लिए सेफ प्रोफेशन है, करना चाहिए, या अगर कर रही है तो ऑटो वाले उनको मदद करेंगे क्या? नहीं नहीं, देखो अभी आजकल भाई कई महिलाओं का अभी परिवार है जो उनके ऊपर निर्भर है, वो भी क्या करें? बेरोजगारी का मसला है। अभी कुछ महिलाएं ऐसी जो मजबूर है, बेवा है, बिल्कुल। हाँ, तलाकशुदा है, अभी उनका घर खर्चा कर चलाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरिया उसको चाहिए ना।
हाँ, तो ऑटो चलाना महिला का कुछ नहीं है, कि हमें कोई कोई दिक्कत नहीं। एतराज़ नहीं है। लेकिन एक बात ऐसी है कि जो पैसेंजर जो रहता है ना, एक तरीके का नहीं होता, तो उसके अंदर भी थोड़ा डाउटफुल ही जरा ये होता है कि वो सावधानी। महिला के लिए सिक्योरिटी का कुछ प्रबंध होना चाहिए। प्रबंध होना तो चाहिए। क्या उसके लिए यूनियन में कभी कोई चर्चा हुई कि जैसे पिंक है ना? नहीं, अभी तक तो महिला के साथ में कोई ऐसी अनगढ़त घटना फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ। लेकिन आप कहते हैं कि अगर वो चलाती हैं, किसी ने दिक्कत अपने परिवार को पालने के लिए करना चाहिए, तो आप इसको समर्थन करते हैं महिलाओं में? नहीं, मतलब अगर किसी भी महिला को कोई दिक्कत भी है, ऑटो महिला चला रही है, तो उसे क्यों नहीं ऑटो वाले समर्थन नहीं? बहुत अच्छी बात है। एक और बात बताइए, ये ऑटो जब से अब चल रहे इतना समय हो गया है, अब मेट्रोज आ रही है, पुणे में मेट्रो बन रही है, क्या मेट्रो बनने से ऑटो वालों पे कोई ऐसा दिक्कत आती है, उनका भाड़ा कम हो जाता है, कुछ उससे नुकसान तो नहीं होने वाला? जनरल क्वेश्चन। थोड़ा बहुत तो नुकसान होने वाला है। ओके। क्योंकि जब देखो जैसे जैसा लोगों को मेट्रो की आदत गिरती जाएगी, वो ऑटो से दूर होता जाएगा। ओके ओके तो ये थोड़ा बहुत तो होने वाला है। ओके। तो वो होता है, चढ़ उतार उतार चढ़ाव होता रहता चलते है, रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं। मोटा मोटी, क्योंकि मुझे लगता है हमारा देश इतना बड़ा है, आबादी इतनी है, जनसंख्या इतनी है, क्योंकि मेट्रो भी फुल चल रही है, उसके बावजूद फिर भी लोग गाड़ियाँ कम नहीं हो रही, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है शायद बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ज़मीन आसमान का अंतर नहीं नहीं नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं बढ़ना है है, नहीं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत फर्क गिरेगा। ओके। दूसरे बताइए कि कई जगह हमने देखा है कि ऑटो में एक दरवाज़ा होता है ना, जैसे आपने भी वहाँ रेलिंग लगाई है ना, हाँ। ये कंपलसरी कि भाई राइट साइड से ना उतरे पैसेंजर, हाँ। जिससे कि ट्रैफिक में ना अड़क जाए, तो उसके लिए अगर दरवाज़ा ही लगा दे तो क्या बेटर होगा? या फिर कई बार आपको लगता है कुछ लोग नहीं भी लगाते, क्या ये सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि पैसेंजर राइट से ना उतरे सड़क की तरफ? देखिए, ध्यान रखना जरूरी है। वो तो ध्यान रखना जरूरी है। और वही दरवाजे की बात, क्योंकि वो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग रूल होते हैं। अगरतला में दरवाजे हैं, मैं आपको हाँ, बताऊं, मैं हाँ, अगरतला हाँ, गया, हाँ। नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में गोवा हर में ऑटो दरवाजे रिक्शा हैं। को दरवाजे हैं, गोवा में दरवाजे हैं। गोवा में दरवाजे हैं, हाँ, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है उधर। लेकिन उससे थोड़ी सेफ्टी बेटर हो जाती है। सेफ्टी बेटर होती है ना? सेफ्टी तो है ही ना। एक और बात मुझे आपसे जाननी है कि कई सारे ऑटो वालों के पास अपना बैज बिल्ला नहीं होता, ये सब लोग कई बार यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते, क्या वो पहनना थोड़ा अच्छा रहेगा? लोगों को विश्वास उससे बनता है? देखिए सर, बैज बिल्ला और यूनिफॉर्म पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ है ऑटो वाले, बहुत से ऑटो वाले जो बैज बिल्ला उनके पास में नहीं है, क्या फिर भी वो ऑटो चलाते हैं। सबसे पहले मसला तो बेरोजगारी बेरोजगारी की वजह से बात है, सही चलाना बात पड़ता है। और दूसरा है ड्रेस की बात जो आप कर रहे हो। अभी ड्रेस जो हम पे लागू किया गया हुआ है, ये ड्रेस जो मेरे हिसाब से ना, जब तक के ऑटो रिक्शा वालों को सार्वजनिक सेवा का दर्जा मिलता नहीं। सार्वजनिक सेवा का दर्जा मतलब जैसा PMT बस जो है, सरकारी जो कर्मचारी है, PMT बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको जो ये सार्वजनिक सेवा का दर्जा है, उनको कंपलसरी ड्रेस है उनके पास में। ओके। वैसा ही मैं गवर्नमेंट से एक मांग करना चाहता हूँ, एक मेरी डिमांड है कि ऑटो रिक्शा वालों को एक सार्वजनिक सेवा का दर्जा मिले। एक जिम्मेदार तरीके से आप कह रहे हैं, उन्हें सम्मानजनक तरीके से एक यूनिफॉर्म मिलेगी तो ज़रूर पहनेंगे, हाँ। जिस यूनिफॉर्म की इज्जत हो करके आप बोल रहे हैं। हाँ, नहीं यूनिफॉर्म पहनेंगे कब, जब उसको सार्वजनिक सेवा का दर्जा मिलेगा। ओके, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो सरकार। करना चाहिए ना। अभी हमारे पास में कुछ दर्जा है ही नहीं। ओके। हालांकि समाज के अंदर ये घटक ऐसा है ऑटो रिक्शा का, जो 24 घंटे लोगों की सेवा करता है। ओके। वो ठंडी नहीं देखेंगे, मेरा वो अगला बारिश नहीं प्रश्न उसी से देखेगा। था, मैंने हाँ। प्रश्न लिख के लाया हूँ असगर भाई के लिए। ठीक है, ये बताइए कि ऑटो रिक्शा वालों को समाज में कई बार, क्या आपको लगता है बराबर का सम्मान मिलता है या नहीं मिलता ना? देखो, तो वो कैसे हमारा समाज बदले? मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा, और आप में से बहुत लोग सहमत होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो हमारे हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम भी है। हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो हर वर्ग का आदमी कोई भी काम कर रहा हो, बराबर का एक सम्मान महसूस करता है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं काम को ऊंच नीच में डिवाइड किया जाता है। वो तो सही बात भी है कि ऑटो रिक्शा बहुत स्वेच्छा से नहीं चलाता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ही बड़ी कोई आमदनी होती होगी। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, समाज कुछ कर सकता है, या फिर जब आप पैसेंजर से मिलते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं, या सरकार कुछ कर सकती है? किस तरह से ऑटो वालों को भी समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट मिल सकती है, क्योंकि वो कितना घर चला रहे हैं, ये मिलनी चाहिए। देखो सर, घर के अंदर जो जिम्मेदार आदमी जो होता है ना, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हर कोई उसका इस्तेमाल करके लेता है। उसने इधर देखिए, हाँ, वो कैमरे उसने अगर उसको अच्छी काम दिया, अच्छी सर्विस दिया, अच्छी जिम्मेदारी उसकी पूरी करा, तो वो अच्छा।
एक बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि आप ऑटो रिक्शा वालों को यूँ समझिए, घर का बड़ा जिम्मेदार आदमी है ऑटो रिक्शा वाला, हाँ। और घर में कई बार हम अपने ही जिम्मेदार लोगों की बहुत कदर नहीं करते, है ना। हाँ। अब घर की मुर्गी दाल बराबर दाल जिसे हम बराबर, कहते हैं, वैसी वैसी- बात हो जाती वैसी बात है। होती है। लेकिन समाज में पैसेंजर जो बैठते हैं, आपको ज़्यादातर आपका एक्सपीरियंस क्या, पैसेंजर अच्छे रहते नहीं हैं? नहीं, बहुत पैसेंजर अच्छे से माशाल्लाह, बात करते हैं। पैसेंजर की कोई गलती नहीं है, क्या समाज के अंदर गोपाची होंगे किसी नहीं। ओके, हाँ? करेक्ट, सही कुछ बात। ना कुछ तो ये होता है, लेकिन कैसा एक करता वो सबको बदनाम होता है। ओके लेकिन जिसके साथ में भी हुआ, ओके, वो जो मैसेज भेजता है ना, वो गलत तरीके से भेजता है। अब एक बात अभी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे ऑटो में बैठे, हाँ? आपको समझो पूना स्टेशन से यहाँ पे फातिमा नगर में आना है, तो मीटर उसका फेयर हो जाता है कितना, 70, 80 या 90, 100 रुपये के अंदर बाहर हो जाएगा। अगर ट्रैफिक रहेगा तो 10-1 रुपये ज़्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर। अगर मैंने आपसे तो 70-80 की जगह 150-200 रुपये लिया, हाँ, 150-200 रुपये लिया, तो आपने गए यार, आपने अपने दोस्तों के अंदर या घर के अंदर, फैमिली के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं आप कि वो यार मैं पूना स्टेशन से बैठा, पूना स्टेशन से बैठने के बाद में फातिमा नगर उतरा, तो ऑटो वाले ने मेरे पास से 150 रुपये लिया मीटर, मतलब जो 70-80 थोड़ा ज़्यादा ले लिया। ज़्यादा ले लिया, हाँ, ज़्यादा ले लिया। तो ऑटो वाल, तो आपको जो बोलने का जो टोन रहता है ना, वो ऑटो वालों के साथ में हो जाता है। हाँ। यानी एक ऑटो वाला करता है, लेकिन आप उसको ऑटो सबके- वाले हाँ, सबको तो साथ में मिला के आप- करते हो। भाई इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि कुछ इक्के दुक्के लोग गड़बड़ी करते भी हैं, करते समाज में सब हाँ, जगह होता सब है, जगह होता है। लेकिन उससे सारे ऑटो वालों को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ। इससे मिलता जुलता मेरा एक और प्रश्न है, अब ओला उबर ऑटो आ गए हैं, है ना, और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, या मैं ओला के साथ जाऊँ, उबर के साथ जाऊँ, तो मेरा फेयर कम से कम, मेरे को इतना विश्वास है कि गलत फेयर नहीं है, मेरे से वसूल किया जाएगा, या ऑटो की भी विश्वसनीयता है। तो क्या आपको लगता है उस बात में दम है, या आपको मालूम है, देखिए ऐसा नहीं सर, ये चीज़ आपको हाँ, मालूम नहीं, नहीं, ओला मालूम, उबर, हाँ, इसके बारे में आपको क्या लगता देखिए है? सबसे कैमरा में पहले देख के बताइए, इधर आइए। सबसे पहले हम ऑटो वाले ऑनलाइन के विरुद्ध नहीं है, ओके, पीछे क्या? आइए। विरुद्ध नहीं है। ओके। क्यों कि इसके अंदर पैसेंजर को भी अच्छी सहूलत मिलती है, लेकिन ओके। जो फेयर होता है, हम्म। ये जो कंपटीशन ये ऑनलाइन वालों ने चलाया, ये हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, उसमें तो मैं खुद हाँ। व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को, हमारे देश का ये कोई बहुत बड़ा ऐसा उद्योग तो है नहीं, और इसमें आपकी रोजी रोटी इस पर निर्भर है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज को पैसा जा रहा है। लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्या इसमें ऑटो वालों ने साथ में मिलकर एक विचार मंथन करना चाहिए। जो मैंने सारे प्रश्न आपसे इसलिए पूछे ना, आप समझिए एक बार हाँ। ध्यान से, मैं यहाँ डिबेट नहीं कर रहा हूँ असगर भाई, आपके माध्यम से लोगों से भी कह रहा हूँ कि अगर समझिए सब ऑटो वाले पद्धति से चले, मीटर से चले, कस्टमर को कष्ट ना हो, पैसेंजर को, तो वो डेफिनेटली पैसेंजर भी आज बहुत जागरूक है, लोग चाहेंगे हमारे लोकल ऑटो वालों को ज़्यादा पैसे मिले। तो इसमें क्या लगता है कि ऑटो वालों ने भी और कुछ जिम्मेदारी से थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास जीते हैं। इस बात में तो कोई बुराई नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए सर, आप आरटीओ के अंदर जाके इंक्वायरी कीजिए, ओके ऑटो वालों के खिलाफ कितने कंप्लेंट आते हैं। ओके क्या इसमें पिछले 2 महीने 3 महीने पहले एक तो पेपर के अंदर हेड आया था कि इस साल ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर इतने तक मतलब कंप्लेंट आई हुई है पैसेंजर की। ओके क्या तो मैंने उसका कैलकुलेशन लगाया कि 3 में 1 से 2 पैसेंजर की कंप्लेंट जाती है। मेरा ऑटो रिक्शा वालों को अभी कैसा है मालूम है क्या? नहीं, एक- कंप्लेन अलग है, देखो असगर भाई, लेकिन मैं तो मोटा मोटी इधर आइए आप, मैं मोटा मोटी इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग उबर और ओला ऑटो बुला रहे हैं, उसका एक कुछ कारण है, आपको बता दो, मैं भी यूज़ करता हूँ, सब लोग यूज़ करते हैं, है ना। एक ऑटो वाले जाने से मना नहीं करेंगे, मुझे ऑटो मिल जाएगा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एक। दूसरा, मुझे एक विश्वास है कि सेफ्टी है, वो ऑटो रजिस्टर्ड है, अगर लड़कियाँ जा रही हैं सेफ महसूस करती हैं। तीसरा कि फेयर बराबर है। अगर ये चीज़ ऐसी हुई है, समाज में किसी भी कारण से हुई हो, और मेरा धंधा अगर कोई ऐसा खींच रहा है, तो मैं तो प्रयास करूंगा ना पैसेंजर को और ज़्यादा हौसला देने की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। मैं नहीं कह रहा ऑटो वाले कुछ गलत कर रहे, हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी ने एक ऐसा माहौल बना दिया, लेकिन अगर मेरा धंधा जा रहा है तो क्या मैंने और प्रयास नहीं करना चाहिए अपने से 2 कदम आगे बढ़ के मेरा धंधा ना जाए? तो उसके लिए मैं पैसेंजर को मना ना करूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जितना हम जिम्मेदारी से, जैसे अभी आपने बोला कुछ लोग मना कर देते हैं, लेकिन जितना हम इसमें कम होगा, लोगों में मैसेज जाएगा ना, नहीं भाई ऑटो वाले बराबर करते हैं, हमें धंधा देना चाहिए। क्या इस बात के लिए ऑटो वाले ने थोड़ी जिम्मेदारी रखनी चाहिए? देखो सर, ऑनलाइन का जो अभी जो है मीटर फेयर जो रहता है ना,
हमको गवर्नमेंट ने मीटर दिया हुआ है, ओके। मीटर फेयर दिया हुआ है। ओके और ऑनलाइन का जो आप बात करें, इसके पहले तो ऑनलाइन नहीं था ओके ना, करेक्ट सब सर्विस बरोबर पैसेंजर को मिल रही थी। करेक्ट और ये जो है ये इस तरह का एक पब्लिसिटी करके, जाहिरात करके ओके ऑनलाइन वालों ने ओके एक लोगों के अंदर दिमाग में वो बिठा दिया। चलो, वो चीज़ ठीक है। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इसलिए आपको बैठा दिया करके आप बोल रहे हैं। वो एक ओके। ये किया। इसके पहले के ऑटो वाले सर्विस नहीं देते। आज पुणे मैं 95 से चला था, उसके पहले भी और कई 50 साल से सही ऑटो बात वाले एक पुणे एक पुणे सा सिर्फ एक ओके आज वो पुणे को डेवलपमेंट करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ऑटो वालों का है। ऑटो वाले का ओके क्योंकि वो रात दे रात वो जो पैसेंजर आता है किसी वो भी शहर के लिए किसी पुणे भी के शहर कोई के लिए, शहर किसी भी शहर में, सिर्फ पुणे की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी शहर के अंदर में। ऑटो वाले का सबसे बड़ा हाथ है, योगदान है वो अपनी जान को हथेली पे रख के वो पैसेंजर को उसकी जगह तक के चलिए अब एक पहुंचा देते हैं। हल्के क्वेश्चन लेते हैं। अब आप ऑटो चलाते हैं, अब एक मुझे बताइए मोटा मोटी ऑटो आता कितने का, कितना खर्चा अभी- लग जाता है एक अभी व्यक्ति को ऑटो फिलहाल में ऑटो की कीमत है 2,60,000 70,000 2,60,70 कैश में अगर कैश, लेंगे। अच्छा। अगर लोन में अगर लेंगे आप तो वो ऑटो आपको गिरता 4 लाख, अच्छा 4-4.5 लाख तक की मिल जाता है। बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा बैंक या टू जिससे बैंक भी डिपेंड। फाइनेंस और कराया कंटिन्यू अगर आप उसको आपका जो उसका जो रहता है EMI बरोबर तुम ये करेंगे तो आपको 3 साढ़े 3 लाख 3 तक ऑटो बैठ जाता है। लेकिन वो 5 साल के अंदर अंदर ऑटो रिक्शा वालों को 1 लाख रुपए वो उसके साथ में कुछ ना कुछ होता है। अच्छा कभी जो भी- ऊपर लगते हैं। वो- मेरा अगला प्रश्न वही था, यूजुअली अब ये तो हो गया मोटा मोटा खर्चा कि भाई 2.5 से 2.25 लाख कैश में ऑटो आ जाती है। अगर आप EMI पे हफ्ता बांधते हैं है ना, कोई आपने फाइनेंस कराया तो लगभग 3.5 तक पड़ जाता है, 1 लाख ऊपर। अब ये बताइए मोटा मोटी हर महीने ऑटो चलाने में इसकी मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है? मैं फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। सर्विसिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मेंटेनेंस में हर महीने में अभी ये जो मेरा है गाड़ी है, जो मेरा जो ऑटो है ये 4 स्टोर है, इसको महीने में मेरे को कम से कम मिनिमम 2,000 रुपये मेंटेनेंस है। 2,000 रुपये महीने। 2,000 अब ये रुपये बताइए maintenance। दिन में यूजुअली कितना तक भाड़ा मिल जाता है, कितने ट्रिप्स करते हैं? चलिए ऐसे बात करते हैं, कितने देखो अभी ट्रिप्स? कैसा है मतलब अभी Average। मेरी उम्र के हिसाब से क्या मेरी उम्र के हिसाब से तो मैं 700 800 900 रुपये का ये कर रहा हूँ। 7-8 घंटे में ऑटो चलाता हूँ। 7-8 घंटे ऑटो चलाया तो ऑन एन एवरेज आप बोल रहे हैं 800 रुपये हाँ मिल जाते हैं। मिल जाते हैं उसके अंदर मतलब पूरा हाँ फ्यूल निकाल के। हाँ फ्यूल निकाल के बचत। फ्यूल निकाल के हाँ फ्यूल निकाल के फ्यूल 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 भी उसके अंदर ये है। अच्छा जिसमें फ्यूल निकालने का टोटल फ्यूल निकालने का बाद में, क्योंकि जो अभी जो तो 800 की बचत हो जाती है। 800 की बचत नहीं होती है। अच्छा मैं तो 800 का फ्यूल का टोटल कितना टोटल खर्चा आ जाता है बिजनेस होता है। एक दिन गाड़ी फ्यूल चलाने में में? अभी वो गाड़ी के ऊपर है। समझो मैं ज़्यादा चलाएंगा जब 100 किलोमीटर चलाएंगा गाड़ी तो मेरे को फ्यूल लगेगा 3 किलो। ओके 3 CNG गैस की बात कर रहे CNG गैस की बात करो 3 किलो मेरे को गैस लग जाएगी। गैस लग जाएगा। वो 3 किलो गैस मेरे को 300 रुपये में बैठ जाता तो यूँ समझूँ मैं कि लगभग एवरेज ऑटो रिक्शा वाला है। 15 से 20 के बीच में कमा पाता हो। इसके ऊपर जाता ही नहीं ऑटो इसके वाला। ऊपर जाता ही नहीं। जाता ही नहीं, इसके ऊपर जाता ही नहीं। कोई इक्का दुक्का जो वो बहुत यंग है 12 घंटे चलाओ, 14 घंटे चलाओ, 15 घंटे चलाओ, मिनिमम ऑन एन एवरेज पूरे महीने में 15 से 20 के बीच में। क्यों? ओके। उसकी भी वजह है ओके क्योंकि जब कुछ ना कुछ तो कारण होता है। ओके हाँ, ओके पहला कारण होता है गाड़ी का मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मेंटेनेंस के लिए गैरेज पे गया, ओके पूरा दिन गया, ओके डंडे का पूरा मूड ऑफ हो गया, करेक्ट सब छुट्टी हो गई। दूसरा है बीमार गिर गया, हाँ, घर के कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम है, घर के कुछ शादी है, प्रोग्राम है, कुछ क्या है, इसका तो मतलब करेक्ट। इसका मतलब तो ऑन एन हाँ। एवरेज हम देखें तो हाँ। भाई 15 से 20 हज़ार की आमदनी हाँ, होती है। होती है। अब ये बताइए एक अब आपसे जानना चाहता हूँ 15 से 20 हज़ार की आमदनी में ऑटो रिक्शा सभी का आजकल परिवार है, बड़े शहरों में रिक्शा चला रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो। आप देखिए मोटा मोटी मैगी हो या फिर आपका एक बिस्किट का पैकेट हो, पार्ले की दूध की थैली, अमूल का बटर, उसका प्राइस तो हर शहर में सेम है। छोटा शहर हो कि बड़ा शहर हो उससे महंगाई का कोई अंतर आने वाला नहीं है। मोबाइल का रिचार्ज आपका भोपाल में भी उतना ही होना है, कोई देहरादून में भी उतना ही होना है, और पुणे में भी उतना है, सोलापुर और भीड़ में भी उतना ही होना है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे में परिवार का खर्चा चलाना किस हद तक पॉसिबल हो पाता है परिवार में और एक दो लोगों को देखो काम करना सर, पड़ता है? सबसे पहले परिवार का खर्चा चलाने में मैं इसका क्रेडिट घर के जो हमारी महिलाएं माँ वो बहनें बहुत हैं, सपोर्ट करती है। वो बहुत सही तरीके से उसको चलाती है। तो वो तो मैं वो कहूँ, adjust कर लेती अगर है भाई उसके अंदर। आज की तारीख में अगर हम देखें पूरे हिंदुस्तान में लोअर मिडिल इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप में महिलाएं बहुत बड़ा योगदान देती है, तभी परिवार आगे बढ़ पाता बढ़ता है। है। उन्हें भी कहीं ना कहीं हाथ हाँ। बटाना पड़ता है। बात है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप ये कहना चाह रहे हो इससे कि एक कमाई पे तो घर नहीं नहीं चलने चलता। वाला। अच्छा
अब ये बताइए, अब धीरे धीरे पीढ़ियाँ बढ़ रही हैं, हर बच्चा आगे, आपके बच्चे भी हैं, लोगों के बच्चे तो ऑटो नहीं चलाएंगे भाई, जैसे पीढ़ी दर लोग अपना बिजनेस करते हैं। तो अब आगे जब बच्चा अगले प्रोफेशन में जाएगा तो आप उसे कैसे देखते हो, और क्या आप इस सीमित आमदनी में उसे कितना पढ़ा लिखा पाते हैं कि आप बच्चा कुछ आगे कर पाए? तो क्या हो रहा है, मतलब नया बच्चा आ रहा है इसमें ऑटो में, ऑफकोर्स कौन ही चाहेगा उसका बच्चा ऑटो चलाए, तो उसको आप कैसे शिक्षा दे पा रहे हैं? अभी जो दौर आया है ना, अभी नया बच्चे ने आज के दौर में अगर आप सर्वे करोगे ना, तो आपको 30% 40% ऑटो रिक्शा वाले एजुकेटेड मिलेंगे। तो आप ये कह रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी बहुत लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, BA MA करे हुए? बहुत चला रहे हैं। वो तो मजबूरी हो गई। मजबूरी हो गई, और मजबूरी का जब आपने जो ये इस्तेमाल जो लफ्ज़ किया ना मजबूरी का, मैं ऑटो रिक्शा वालों को ऑटो रिक्शा को मजबूरी का लफ्ज़ मत दो कि मैं मजबूरी में ऑटो चला रहा हूँ। ओके। ऑटो रिक्शा जो है ये आपको सपोर्ट कर रही है, आपके जो डिग्री है, आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास में जो पढ़ाई है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपके रोजी रोटी चलाने के लिए आपको कम से कम ऑटो रिक्शा से आपका घर तो चल रहा है। आप अपना खर्चा पानी अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ उसका दे रहे। अगर आपके पास में इतना सब कुछ होने के बाद में आपको नौकरी नहीं है तो आप घर बैठे थे क्या देंगे? तो मैं उन ऑटो वालों से ये बोलना चाहता हूँ जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, और वो अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं कि मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में मैं ऑटो चलाता हूँ। अरे भाई, तू ऑटो मजबूरी में चलाता तो फिर मजबूरी में 10,000 की नौकरी भी कर लेना। ऑटो क्यों चला रहा है, मजबूरी क्यों बोल रहा है उसको? मजबूरी नहीं, ये तेरा साथी है, दुख का साथी है। जिस चीज से तेरा घर चलता है उसकी इज्जत करें, इज्जत करे, उसकी सवाल नहीं। मतलब पुरता इस्तेमाल मत करो, मतलब पुरता इस्तेमाल, मतलब पुरता इस्तेमाल मत बताइए कि बहुत सरकारें बदलती हैं, हर देश में राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। अब आपके अनुभव से, हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं असगर भाई से, आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस, इतने साल से आप ऑटो चला रहे हैं, क्या सरकारें कुछ सच में ऑटो रिक्शा वालों के लिए कर पाई हैं आज तक, या यूजुअली बस खाना पूर्ति ही होती है? एक सवाल। दूसरा, सरकारों से क्या एक्सपेक्टेशन है ऑटो वालों की, और क्या सरकार उनके लिए करे? सरकारों से अभी सरकार का अभी क्या है, देखो सरकार के बारे में ना बोले तो सही। ओके। क्या है, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाला आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा के ज़रिए से सरकार को जो पे जाता ना, ये हज़ारों करोड़ रुपए में जाता है। बड़ी आमदनी जाती है। बड़ी आमदनी, क्या हज़ारों करोड़ रुपए में जाते हैं। उनका एग्जाम्पल अगर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अलग अलग सरकारें बदलती रहती है, अपने महाराष्ट्र में कितनी बार बदलती है, कोई सरकार कुछ अच्छा करती है? लगभग सब एक जैसे ही। नहीं, अभी देखो क्या, अभी सरकार का कोई कुछ भरोसा नहीं है, कौन कब कैसे कहें। सरकार ने तो जनता को, ऑटो रिक्शा वालों को या जनता को तो सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी समझ, जैसा चाहे वैसा उससे अपना कैसे तो अपना प्लानिंग बना के कुछ भी करके अपना वो अंडा निकाल के रखी। हाँ, लेकिन अंडा आप व्यक्तिगत तौर पे, या जैसे बात होती होगी ऑटो रिक्शा वाले 4 लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है, क्या लोगों के मन में भावना है कि सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन, क्या करना चाहिए सरकार ने ऑटो वालों? नहीं, सरकार से क्या, हमको देखो हमारे व्यवसाय से सरकार से इतनी हमारी अपेक्षा है कि हम ऑटो रिक्शा वालों का इनकम बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? क्या अभी देखो सरकार अभी इनकम बढ़ने के लिए अभी सरकार ने वो योजना वो बनाना चाहिए। क्या अभी जैसे ये पूना के अंदर ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है, जो ज़रूरत नहीं होने के वजूद भी इतने आज ऑटो रिक्शा पूना के अंदर आ रहे हैं, और अनलिमिटेड वो परमिट चालू कर दिए है क्या। और ये परमिट चालू, देखो पैसेंजर वापस के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए PMT बस भी है, ऑटो रिक्शा भी। अभी ऑनलाइन जो ओला उबेर जो कंपनी है, इनको RTO से कोई परमिशन नहीं है। इसका प्रूफ मेरे पास में है। 2016 में हमने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस डाली हुई तो है। बोले सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कोई अनियंत्रित या ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस ना चला जाए जिन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो इसके लिए सरकार कैसे ध्यान देगी? ये जो 4 व्हीलर ऑनलाइन जो सर्विस दे रहे हैं, इनके पास में टूरिस्ट परमिट है। टूरिस्ट परमिट जो है 80 किलोमीटर के बाद में, तो तुम पैसेंजर 80 किलोमीटर के अंदर का पैसेंजर 80 किलोमीटर तक के तुम वो सर्विस, सिटी के अंदर उनको परमिशन मिली है। 2017 एग्रीकल्चर एक्ट का एक कायदा निकला हुआ है, ये कायदे की भी अंमलबजावनी सरकार कर। एक भी कार तो ये ओला उबेर के ऑनलाइन चलने वाली RTO के अंदर रजिस्टर नहीं है।
इसके ऊपर बहुत अलग अलग कायदे कानून निकले, लेकिन वो अमलबजावनी नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही वो भी हमको मालूम है, लेकिन हम बोलना नहीं तो चाहते। सरकार ने ध्यान देना चाहिए इसके नहीं, लिए। नहीं, अभी सर लेकिन कहीं फिर ऐसा नहीं प्रश्न उठेगा कि अगर हम ऐसी लंबी बात में जाएंगे कि कहीं ना कहीं फिर यूनियन का क्या रोल आता है, भाई यूनियन ने इसमें किस हद तक किया, और अगर कानूनी तौर पे हम इसके दाव पेच में जाएंगे तो बात जैसे आप कह रहे हैं हाई कोर्ट में गई, ऊपर तक बात जाएगी, फिर तो कानून के हिसाब से होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कैसे है अभी तक के उसका निर्णय लग जाता था, लेकिन कुछ हमारे अंदर के कुछ गद्दार लोग हैं, हमारे अंदर के यूनियन के अंदर के कुछ तो गद्दार मतलब लोग ये हैं। भी सही है ना अभी कि जैसे इसके अंदर वो दुनिया में कहीं भी होता है, हाँ, जब हाँ। यूनियन की बात उठती है, जब हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भी देखते हैं तो वहाँ भी घपला तो होता है ना। देखो जरूरी सर, नहीं है कि सारी जब- यूनियन ईमानदारी से ऑटो वाले के लिए काम कर ही रही है। जब कोई यूनियन अगर कोई मुद्दा लेता और वो मुद्दा सक्सेस हुआ तो वो यूनियन सही चले क्या, और वो मुद्दा अगर सक्सेस नहीं हो रहा तो ये यूनियन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलिए चलती अब मुझे अब ये बताइए थोड़ी और हल्की बात, तो आप छुट्टी कब लेते हैं ऑटो वाले? ऑटो वालों का अभी छुट्टी का कुछ भरोसा नहीं है। छुट्टी संडे टू ऐसे- संडे? नहीं, अभी कोई अभी संडे मतलब किसका फैमिली का कुछ प्रोग्राम रहता संडे तो वो दिन छुट्टी करना पड़ता है। ऐसे छुट्टी कोई दिन ऐसा फिक्स नहीं रहता। हाँ। एक वर्क लाइफ बैलेंस की बड़ी चर्चा होती है इंडिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हाँ। कि लोग इतना काम कर रहे हैं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, यहाँ मेरी लाइफ भी हो, मुझे काम भी करना पड़े, दोनों में एक तालमेल हो। लोगों की आजकल लाइफ ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलोगे? क्या कोई पर्सनल टाइम, मेरी छुट्टी का टाइम रह गया है, या आपकी तो 24 घंटे की नौकरी है, कभी भी उसकी करनी पड़ जाती है? नहीं, कैसा है अभी जो जैसे आज युवाओं में बड़ी हाँ, चर्चा होती है हाँ। कि हमें थोड़ा रिलैक्स करने को टाइम चाहिए, आपको लगता है कि रिलैक्स करने को टाइम चाहिए? नहीं, अभी वो टाइम है ही नहीं अभी रिलैक्स करने को, क्योंकि महंगाई इतनी होगी। हाँ, रिलैक्स अगर करने को बैठे तो फिर वो महंगाई का जो बोझा, फिर वो आज मैं ऑटो पे नहीं गया तो यूँ कहूँ मैं फिर तो कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी बातें हैं, ये बड़े बड़े लोगों को शोभा देते हैं जिनके पास इतना है कि खाने पीने की टेंशन नहीं है। एक मध्यम वर्ग का, ये लोअर मध्यम वर्ग का जो परिवार है, उसे तो अपना घर चलाने के लिए चारों तरफ से मेहनत करनी ही है। वो तो जिस 1 घंटे काम ना करे जो समझो आमदनी नहीं है ना। बाकी क्या और क्या हॉलीडे क्या शौक रखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या करते हैं? नहीं, पिक्चर घूमना फिरना तो वो तो आप लोग को नहीं है, ऐसा इनकम तो चाहिए ना, इनकम होगा तो घूमने फिरने जाएंगे ना। ओके, इनकम रहेगा तो आदमी इनकम आएंगे तो घूमने फिरने जाएंगे, और शायद अगर घूमने फिरने को जाएंगे होटल में भी अगर खाना खाने के लिए जाएंगे तो पर पैसे पर आदमी एक आदमी कम से कम 250-300 रुपये चाहिए, और पूरी फैमिली को लेके जाएगा तो वो 1000-1200 रुपये चले जाता। अब वो 1000-1200 रुपये में पूरा हफ्ते भर का राशन हो जाएगा। हफ्ते भर का राशन हो जाता। बहुत अच्छी बात हुई जो आपसे चर्चा हुई, थैंक यू। ये आपका रिक्शा है, असगर बेग भाई ने हमें जितना खुल के बता सकते थे बताया। ऑटो रिक्शा वालों के लिए जो सवाल थे मैंने उनसे पूछे। इसका प्रयास एक ही है कि हम लोग जान पाएँ कि पॉडकास्ट के माध्यम से आम हिंदुस्तानी कॉमन मैन जो है वो कोई एक बिजनेसमैन हो सकता है, कोई सैलून वाला हो सकता है, किसी की अपनी ऑटो रिक्शा है, कितनी दिक्कतों से वो इस काम को करते हैं, इससे कैसे कमा पाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, क्या उनके ऊपर तकलीफ़ें हैं, और कई बार आप और मैं क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या ओपिनियन रखते हैं, तो उनके बारे में ये सब सवाल मैं इस माध्यम से करूँगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि ऐसा लगता है असगर भाई, मैं हर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आगे तक लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जब हम बड़े बड़े पॉडकास्ट देखते हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उससे आप क्या सीख पाएंगे मुझे नहीं पता। वहाँ तक लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज तक तो कब पहुँचेंगे, लेकिन जो आसपास के वातावरण में लोग अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, उनकी मेहनत से सीखने लायक हमारे पास बहुत कुछ है। एक दूसरे को संभाल के चलेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो मुख्य धारा का समाज है वो आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? देखो सर, ये ऑटो रिक्शा का जो इनकम है ना, ये कुछ हद तक के है, इसके ऊपर सीमा है। इसके ऊपर हम बड़े बड़े सपने देख नहीं सकते। हम इसी में खुश हैं कि हमारा घर खर्चा चल रहा है, हमारे बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, वो हमारी ज़रूरत है उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। बहुत आपने बहुत अच्छी बात करी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी असगर भाई वही बोल रहे हैं, असगर बिग भाई की हमारी इतनी ही कोशिश है कि परिवार अच्छे से चले, सबको राशन मिल जाए, हाँ। बच्चे पढ़ लिख जाए, हाँ, आरोग्य की सेवा हम कर सकते हैं। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। असगर बेग भाई ने टाइम निकाला। दूसरे पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं और देखते हैं दूसरे लोगों से जो स्मॉल मीडियम बिजनेस करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, कहीं एक अच्छी HR की, फाइनेंस की, IT की नौकरी करते हैं, कि वे किस तरह से स्मॉल मीडियम परिवारों से आते हैं और अपनी लाइफ को इस मेन स्ट्रीम में इंडिया में चला रहे हैं। हैव अ गुड वन। एक मैं पूरे जो ये बताइए। हमारे जो व्यूअर्स है देखने वाले, उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। ऑटो रिक्शा वाला एक ऐसा घटक है जो आपका सेवक है और जो 24 घंटे आप लोगों की सेवा करता है क्या। तो अगर आप
इसकी मजबूरी को समझे और इसको अपना दोस्त अगर समझे, दोस्त समझ के अगर इसके साथ में व्यवहार करे तो ऑटो रिक्शा वाला आपके लिए हर बुरे वक्त में, हर ज़रूरत में आपको काम आ सकता है। मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर भी कुछ ऑटो रिक्शा वाले ऐसे हैं जो गैर तरीके से मतलब बर्ताव करते हैं, तो लेकिन उसके लिए सबको बदनाम ना करें। उसके लिए सबको बदनाम ना करें। अगर आपको उसको कुछ एक्शन लेनी है तो आप लो, क्योंकि एक दो एक्शन अगर उस ऑटो वाले के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन सबका नाम मत हाँ, निकालो। सबका नाम मत निकाल, तो उसका एक्शन लेने के बाद में ज़रा थोड़ा ऑटो वाले के अंदर थोड़ा डर भी पैदा होगा। क्योंकि एक ऑटो वालों से भी एक मैं गुजारिश करूँगा कि पैसेंजर एक अपना दैवत है जिसके ज़रिए से हमारा परिवार चलता है, हम भी उनके साथ में अच्छे तरीके से बर्ताव करें, क्या बस तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले पॉडकास्ट पे फिर मिलते हैं। थैंक यू।